Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is feminist movement in Pakistan. Feminist movement in Pakistan एक बहुत important topic है और ये जेंडर स्टडी का ऐसा टॉपिक है कि जो 2 से 3 दफ़ा CSS के एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। तो आए हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो फेमिनिज्म की वेव्स हैं वो कौन कौन सी हैं, पाकिस्तान में कब और कैसे कैसे जो है वो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स को जो है वो देखा गया, ऑब्जर्व किया गया और इस पर किस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने और हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने कैसे कैसे काम किया। तो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि आप अपना सिलेबस सामने रख लें, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं, हमारे तमाम लेक्चर अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं। जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला टॉपिक आज हमारा कवर हो गया। इसको आप हाईलाइट कर लें कि यहाँ तक मैंने अपना सिलेबस कवर कर लिया है। चलते हैं टॉपिक की तरफ। फेमिनिस्ट मूवमेंट इन पाकिस्तान जो फर्स्ट वेव समझी जाती है, या जो फर्स्ट मूवमेंट या फर्स्ट वेव या फर्स्ट फेज, ठीक है, इसको आप किसी भी तरह से कॉलन कर सकते हैं। फर्स्ट वेव भी कह सकते हैं, फर्स्ट मूवमेंट भी कह सकते हैं, फर्स्ट वेव भी कह सकते हैं, फर्स्ट फेज भी कह सकते हैं फेमिनिज्म का। ठीक है जी। तो फर्स्ट वेव जो या जो फर्स्ट मूवमेंट या जो फर्स्ट फेज समझा जाता है वो समझा जाता है हमारी इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, 1947 में हमने आज़ादी हासिल की ब्रिटिश से, तो उसके बाद के क्या हालात हैं वो डिस्कस करते हैं जी। ड्यूरिंग पार्टीशन, यहाँ पे एक हिस्ट्री में ये लफ्ज लिखा हुआ है, राउंड अबाउट पार्टीशन जब हुई तो राउंड अबाउट 75,000 फीमेल्स के साथ ज्यादती की गई। ड्यूरिंग द पार्टीशन 75,000 फीमेल्स का रेप किया गया था। तो ये बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट के सामने कि अब इसको किस तरह से हैंडल किया जाए, फीमेल के साथ जो ज्यादती हो रही है। ठीक है जी, ये एक बिग काज थी, एक रीजन बनी कि फीमेल्स के ऊपर जो है काम किया जाए, इस सेक्टर में काम करने की बड़ी जरूरत है। ये एक इशू था। पॉइंट नंबर 2, सिचुएशन विद वुमेन वाज वेरी क्रिटिकल, जिस तरह से मैंने आपको बताया। पॉइंट नंबर 3, फातिमा जिन्ना ज्वाइंट फातिमा जिन्ना मेक वुमेन रिलीफ कमेटी। ठीक है जी। तो जो फातिमा जिन्ना ने सबसे पहला काम किया, उन्होंने वुमेन रिलीफ कमेटी बनाई जब उन्होंने फील किया कि फीमेल्स के साथ बड़ी ज्यादती की गई है और फीमेल्स के जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिप्राइव किया जा रहा है। नंबर 4, बेगम राना लियाकत अली खान एफर्ट्स पर रिमार्केबल। फातिमा जिन्ना के साथ इनको ज्वाइन किया बेगम राना लियाकत अली खान ने, और दोनों खवातीन ने मिलकर वुमेन की अपलिफ्टिंग के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन के राइट्स के लिए दोनों ने एक कमेटी बनाई और काम स्टार्ट कर दिया। नंबर 4, फंड वाज एलोकेटेड बाय वुमेन कमेटी। ये जो कमेटी बनी थी, इन्होंने फंड कलेक्शन की कि हमें फंड दिए जाएं कि हम वुमेन की डेवलपमेंट के लिए, वुमेन की बेटरमेंट के लिए काम कर सकें। अब ये देखें, मैंने यहाँ पर जस्ट 5 पॉइंट्स लिखे। अगर आप कोई भी फेमिनिज्म की अच्छी बुक्स पढ़ते हैं जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, तो राउंड अबाउट इन्हीं 5 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया। इनको आप जब पेपर में लिखेंगे तो इनको आप अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देंगे। सेकेंड वेव जो समझी जाती है वो 1960 से ऊपर तक की समझी जाती है, और उसमें जो रिमार्केबल एरा समझा जाता है वो जनरल जियाउल हक का दौर समझा जाता है। वो इसलिए समझा जाता है, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं जी। सेकेंड वेव, its era can be considered 1960 and above. It was era of Islamization by Ziaul Haq. जियाउल हक ने कंट्री में इस्लाम का जो सिस्टम है उसको एनफोर्स करने की एक कोशिश की थी। एडल्ट्री एंड फॉर्निकेशन वर रिकॉग्नाइज्ड एज क्रिमिनल ऑफेंसेस इन पाकिस्तान पिनल कोड। जनरल जियाउल हक ने ये एक लॉ बना दिया कि जो एडल्ट्री है, जो जना वगैरह है, वो चाहे जिना हो या फीमेल और मेल की मर्जी से हो, वो किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है और उसकी बड़ी सख्त सजा होगी, और सजा वो होगी जो इस्लाम के मुताबिक है। अब जो इस्लाम के मुताबिक सजा थी उन्होंने एनफोर्स कर दी कि लैशेस, यानी फीमेल को भी कोड़े मारे जाएं। अगर कोई मेल और फीमेल जिना करते हुए पकड़े जाते हैं, सपोज दैट मर्जी से या किसी भी तरह से, तो फीमेल को भी कोड़े लगने चाहिए। ठीक है। अब इसमें इशू ये था कि फीमेल को जो कोड़े लगने थे, इसकी वजह से फीमेल्स ने एतराज किया कि मेरी इसमें मर्जी शामिल नहीं थी, मेरे साथ रेप किया जा रहा था। तो ये एक कम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई थी। ये समझ नहीं आ रही थी कि वुमन किस तरह से अपने आप को प्रूफ करेगी कि उसके साथ रेप हुआ है, उसने अपनी मर्जी से ज़िना नहीं किया किसी पर्सन के साथ। अगर तो उसने अपनी मर्जी से किया तो उसको 100 कोड़े मारे जाए, जो ज़ियाउल हक कह रहा था कि इस्लामाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है
तो यहां पर फीमेल्स को कोड़े भी मारे गए। ऐसे भी केसेस थे हिस्ट्री में, जिया के दौर में, जब फीमेल्स और मेल्स जिना करते हुए पकड़े जाते थे तो फीमेल्स को भी कोड़े मारे जाते थे। तो जब फीमेल्स को कोड़े लगने लगे तो वहां पर जो खवातीन थी हमारे कंट्री की, उन्होंने बहुत ज्यादा एतराज किया कि ये तो फीमेल की मर्जी का जिना था ही नहीं। ये डिफरेंट बात है कि वो फीमेल साबित नहीं कर सकी कि ये रेप था। रेप में वुमन का कोई कसूर नहीं होता, फीमेल का कोई कसूर नहीं होता, मर्द जबरदस्ती उनके साथ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे जिया ने यह कहा था कि अगर फीमेल ये साबित ही ना कर सकी कि ये रेप है, फिर हर हाल में उसको कोड़े मारे जाएं। तो यहाँ पे फीमेल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। जितने इस तरह के केसेस थे वहां पे सबसे बड़ा इशू ये रेज हुआ कि फीमेल को कहा जाता था कि क्या ये जिना है, क्या ये रेप है, या ये एडल्ट्री है, आपने अपनी मर्जी से की है, फॉर्निकेशन, ठीक है। अब फीमेल बेचारी ये साबित ही ना कर सकती थी, ठीक है, या उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता था, कोई गवाही नहीं होती थी, या उनके ऊपर एतबार नहीं किया जाता था। तो ट्रेंड ये चल पड़ा कि ये फीमेल की मर्जी से ही हुआ है, इसलिए फीमेल्स को कोड़े मारे जाएं, ठीक है। तो यहां से फीमेल्स जो हैं वो एक्टिव हो गई और उन्होंने कहा कि ये जिया गलत कर रहा है, क्योंकि अगर हम प्रूफ नहीं कर सकती, सपोज दैट, या हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, या हमारी बात के ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा कि ये मर्जी से नहीं हुआ, तो हमें कोड़े मारे जा रहे हैं। तो यहां फीमेल्स ने यह फील किया कि यहां पे हमें जिया की पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। इसलिए जियाउल हक के दौर में यह बड़ा चैलेंज बन गया फीमेल्स के लिए, और जिया ने दिन ब दिन इसके लिए पॉलिसी सख्त कर दी, और जिया जो है हुदूद ऑर्डिनेंस लेकर आ गया। यह भी इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, 1979 में। अब हुदूद ऑर्डिनेंस में यह कहा गया कि किसी भी जिना के केस में साबित करने के लिए 4 जो गवाहान हैं वो बड़े जरूरी हैं, और 4 गवाहान जो हैं उन्होंने अपनी आंखों से जिना होते देखा हो, ठीक है जी। इसको जो है साबित करना भी बड़ा एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये कुछ पॉलिसीज थी जिन्होंने, जहां पर फीमेल्स ने ये आवाज उठाई कि जिया की ये पॉलिसी जो है फीमेल्स के अगेंस्ट है, चूंकि फीमेल अगर अपनी उस रेप को सपोज दैट साबित नहीं कर पाती तो उसको जो कोड़े मारे जा रहे हैं वो नाजायज हैं, ठीक है जी। तो आगे से अब यहाँ पे केस ऑफ मीना जहान है, अब इसको भी कोड़े मारे गए थे। ये एक फीमेल थी, तो इसके साथ ये स्टोरी इस तरह से है कि ये कहती है कि मेरे साथ हुआ था रेप, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि इसकी मर्जी से वो सारा कुछ हो रहा था। मेल और फीमेल जिना अब दोनों की मर्जी से कर रहे थे। तो जब ये सामने बात आई कि मर्जी से कर रहे थे, तो इस लड़की को कोड़े मारे गए। फीमेल्स ने बहुत ज्यादा आवाज उठाई कि अगर एक लड़की सपोज दैट रेप को साबित नहीं कर पाती तो उसको कोड़े क्यों मारे जाएं। ये बहुत बड़ा इशू था। वुमेन एक्शन फोरम वाज फॉर्म्ड इन 1981 अगेंस्ट जिया पॉलिसीज। जिया की पॉलिसीज के अगेंस्ट 1981 में एक वुमेन एक्शन फोरम बनाई गई थी, जिसने तमाम जिया की पॉलिसीज को चैलेंज करने का एक अहद ठान लिया था। ये सेकंड वेव समझी जाती है। अब थर्ड वेव जो है वो जिया के बाद बेनजीर हुकूमत जो है भुट्टो हुकूमत में आ जाती है, और ये थर्ड वेव समझी जाती है। इट वाज एरा ऑफ बेनजीर भुट्टो। ये जो बेनजीर भुट्टो का दौर है, ये फीमेल्स के लिए गोल्डन पीरियड समझा जाता है, और फीमेल्स की जो आवाजें थी, जो फीमेल्स के साथ 1947 से लेके फर्स्ट वेव सेकंड वेव में ज्यादतियां हो रही थी, फीमेल्स के जो राइट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो अब फीमेल्स जो है थोड़ी सी जो है उनको खुशी हुई, और उनमें एक किस्म की खुशी की लहर दौड़ गई कि अब एक फीमेल जो है बेनजीर भुट्टो जो है अब एक प्राइम मिनिस्टर बन गई है, और चूंकि वो एक फीमेल है अब वो हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। तो यहां पर फिर क्या हुआ था कि इट वाज एन एरा ऑफ बेनजीर भुट्टो, पॉलिटिकल वॉइस ऑफ वुमेन वाज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। जो औरत की एक आवाज होती है फेमिनिज्म की, उसको रिकॉग्नाइज किया गया। मैनी पॉलिसीज, और जो जिया की बनाई गई पॉलिसीज थी उनमें से काफी सारी पॉलिसीज चेंज कर दी गई, खत्म कर दी गई बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट में। शी एलोकेटेड 100 मिलियन फॉर वुमेन डेवलपमेंट। बेनजीर भुट्टो ने औरतों की डेवलपमेंट के लिए, फीमेल डेवलपमेंट के लिए 100 मिलियन फंड फिक्स कर दिया। शी वर्कड अ लॉट फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। और बेनजीर भुट्टो ने काफी सारी ऐसी पॉलिसीज लेकर आई जहां पे वुमेन को अपलिफ्ट किया गया इकोनॉमिकली एंड इंडिपेंडेंस। अब ये थर्ड वेव समझी जाती है। और जो फोर्थ वेव है जो अभी तक चल रही है, 2000 से ऊपर का जो अरसा है, ठीक है जी, सन 2000 एंड अबव, its era can be considered above 2000. Focus was on the gender equality and women quota in jobs and politics. Number 3, making law on women harassment. Women harassment के ऊपर कानून बनाया जाना। Number 4, protection against women harassment and workplaces act. अब यहाँ पर 2000
के बाद क्या होता है कि वुमेन के ऊपर लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है जी, जो सबसे पहले देखें वुमेन हरासमेंट वर्क प्लेसेस एक्ट 2010, फिर नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एक्ट 2012, फिर वुमेन इन डिस्ट्रेस एंड डिटेंशन फंड अमेंडमेंट एक्ट 2018, और उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस 2016, पंजाब एनफोर्समेंट ऑफ वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 2021, और इस तरह से एक पूरी लिस्ट है जो वुमेन की डेवलपमेंट के लिए, वुमेन के इश्यूज के लिए लेजिस्लेशन की कानून बनाए गए, और आज के दौर में सिचुएशन जो है वो काफी बेटर है। तो ये फोर्थ वेव समझी जाती है। अब किसी भी अच्छी बुक में से जेंडर स्टडी को पढ़ लें, राउंड बोर्ड, यही जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इन्हीं पॉइंट्स को आपने रेफरेंसेस के साथ अच्छे तरीके से अपने पेपर में एक्सप्लेन कर देना है, तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की गाइडेंस की जरूरत हो तो मेरा नंबर व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर, थंबनेल के ऊपर, हर जगह मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई विल गाइड यू बेटर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।